आ रहे हैं? अरे मेरा अरे उल्टी पकड़ ली हमने। चले हाँ सही हो गया। तस्वीर वाले अगर इजाज़त दें तो हम अपना दूसरा सेशन शुरू करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पिछला सेशन जो अब वैसे ख़त्म हो गया, हम अपना सेशन अब थोड़ी ताख़ीर के साथ शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर हसन मंज़र यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अब हम कुछ इनकी किताब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप चाहें तो बैठ जाएं। डॉक्टर मंज़र साहब, मैं आपसे आपके इस नावल के बारे में पूछना चाहता हूँ, ए फ़लक नाइंसाफ़। आपने ये मौजू इस वक्त चुना है, एक तारीख़ी हवाला भी है इसमें। ये आपको आज के लिए इतना बरमहल या मुनासिब किस वजह से महसूस होता है? माइक मैं आपको देता हूँ। जी नहीं पहुँचे, बराबर वाला माइक दे दीजिए। आई नो, सो दैट्स व्हाई। जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि इस नावल की बुनियाद एक तारीख़ी हवाला है, एक तारीख़ी कशमकश है। उसके बावजूद आपने इस ज़माने में मौजूदा हालात में ये नावल लिखा, तो क्या आपको तारीख़ी हवाले में और इस वक्त की सूरत हाल में कोई मुनासिबत नज़र आती है? असल जो उस ज़माने में दौर था इनटॉलरेंस का, यानी हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे की राय को, दूसरे की बात को, तो वो मेरे जहन में अरसे से था। वो तमाम चीज़ें, तासुब और ये सब, और बल्कि बचपन से देखता चला आ रहा था, और ग़ालिबन दिमाग में पहले ही से चुन लिया था कि ये बेहतरीन किरदार हैं जिनके साथ इस कहानी को वाज़े किया जा सकता है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकूँगा। बहरहाल जो तासुब और नारवादारी है, उसके लिए ये किरदार मैंने या मेरे कलम ने चुने और वो सामने आ गए। इस नावल की जो साख्त या टेक्निक है उसके बारे में भी पूछना चाहूँगा कि आप यकीनन तारीख़ी हवाले की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तारीख़ी नाम हटा देते हैं। उन नामों को आपने कैमोफ्लेज करने की या कुछ थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की है। ये इसकी क्या वजह है? क्या ये एहतियात है? इसकी एहतियात से ज़्यादा ये है कि मेरे जहन में एक सवाल हमेशा से रहा है कि जब लोग एपिक्स पढ़ते हैं तो वो ये नहीं सवाल करते कि रामचंद्र जी अयोध्या में किस गली में रहते थे, उस गली का नाम नहीं जानना चाहते हैं। और इसी तरीके से रुस्तम अगर सिस्तान में रहता था तो कौन से मोहल्ले में रहता था। लेकिन जब आप मौजूदा दौर के नावलों पे, अफसानों पे आते हैं तो ये तवक्को की जाती है कि हर चीज़ खुल के बयान की जाएगी। तो ये चीज़ मुझे कुछ खलती थी, और इस वजह से चूँकि मैं वो तमाम मवाद नहीं फराहम कर सकता था कि कौन किस तारीख़ को पैदा हुआ, कहाँ रहता था, इसलिए उसके बारे में खामोश रहना ही मैंने बेहतर समझा कि ये किरदार थे जो अपने दौर में रहे, उनका ये फ़िक्र का आलम था, इस तरह वो चलते थे, किस तरह दूसरों से पेश आते थे, किस तरह अपने दुश्मनों से पेश आते थे। उन्होंने ये अपने लिए रंग अख्तियार किया। ये कोई शऊरी कोशिश नहीं थी कि मैं नामों को छुपा रहा हूँ, बल्कि ये कि उनको ज़्यादा फैलाने के लिए कि वो आम इंसान के ऊपर भी मुंतबिक हो सकें, इसलिए ऐसा हुआ ग़ालिबन।
हाँ, ये तो बड़ी अहम बात है। मैं कुछ आपके पिछले नावलों के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इधर कई नावल लिखे, धनी बख्श के बेटे, वबा, 2 मुख्तसर नावल, फिर इंसान है इंसान। तो आप जो ये नावल लिखते रहे हैं, उन नावलों में और इस नावल में आपको ख़ुद एक मुसन्निफ़ के तौर पे कोई फ़र्क महसूस हुआ? जी हाँ, ये वो बाज़ ज़्यादातर उनमें से जो नावल थे वो कुछ किरदारों के बारे में थे। ये नावल जो है ये लोगों के बारे में है, जैसे जैसे लोग थे और जैसे जैसे एक वाक़या रूनुमा हो रहा था उसके ऊपर उनके क्या रद्द अमल थे। मसलन एक धोबी का रद्द अमल क्या हो सकता था, एक कसाई का क्या हो सकता था, एक दुनिया का क्या हो सकता था। अब वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, कौन किसको अच्छा समझ रहा है, कौन किसको दुश्मन समझ रहा है, ये फ़र्क मेरे ख्याल में मेरे पिछले नावलों में नहीं था। और अगर थोड़ा बहुत था तो वो हब्स में था, लेकिन उससे पहले के नावलों में नहीं था। यही एक फ़र्क मुझे नज़र आता है। हाँ, मैंने हब्स का जिक्र रह गया मुझसे, और ये मैं उससे लिंक करना चाह रहा हूँ जो अभी जब आप तशरीफ़ लाए तो यहाँ गुफ्तगू हो रही थी ईतल अदनान के नावल के बारे में, जिसका तर्जुमा तनवीर अंजुम ने किया है, और वहाँ पर भी फ़लस्तीन की कशमकश बहुत नुमायाँ होती है। आपके इस नावल में वो कशमकश मुख्तलिफ़ सूरत में है, यानी एक तारीख़ी हवाले से और एक ख़ास शख्सियत के हवाले से। मैं चाहूँगा कि कुछ उस नावल का भी आप हवाला दें या बताएं इसके बारे में। वहाँ भी अगर और मैं अब आपके कहने से मैं गौर कर रहा हूँ तो मुझे ग्रुप्स नज़र आते हैं। मसलन जो बीर शिवा में बसे थे और जो दूसरे तल में थे, शहरों में थे, किस किस इलाके में थे, वो लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे थे जुल्म के ख़िलाफ़। जो और अब ज़रूरत ये है कि देखें कि हम किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से कि बिल्कुल एक नई चीज़ आई है। और इसके बाद मुझे लगता है कि वो नावल अधूरा था, क्योंकि अब जो हकीकत है वो तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कि पहले उनको दिया गया, उनके मुल्क को काट के एक छोटा सा हिस्सा मशरक़ी किनारे पे दिया गया और एक छोटा उससे भी छोटा इलाका दिया गया उनको जुनूब मगरबी किनारे के ऊपर, जिन पे उनकी हुकूमत थी। लेकिन वो हुकूमत ऐसी थी कि उनके जहाज़ तो नहीं थे, किश्तियाँ तक 40 मील से दूर समुंदर में नहीं जा सकती थी। वो अगर एम्बुलेंस मंगाते थे तो उसके साइज़ को बड़ा कर बता दिया जाता था कि ये रोड वर्दी नहीं है, इसलिए आप इन्हें नहीं चला सकते हैं, आप अपने ज़ख्मियों को ख़ुद उठा के लेके जाएं। वो भी चलिए एक सूरत हाल थी जिसके बारे में हब्स है। लेकिन उसके बाद जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि मशरक़ी किनारे में आहिस्ता 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 नए सफ़ेद यहूदियों को, यानी जो जर्मनी और पोलैंड वगैरह के, उनको वहाँ पे बसाया गया, फिर उनके इलाके को बड़ा करते गए। और अब ये है सूरत हाल कि वो सब इज़राइल में शामिल हो जाएगा और बीच बीच में जो टुकड़े घरों के रह जाएंगे उसका नाम होगा फ़लस्तीन। और एक कोने में यरूशलेम के एक दो चंद कमरे उनको दे दिए जाएंगे कि ये है तुम्हारा दारुस्सल्तनत। तो इसके ख़िलाफ़ मेरा ख़्याल है कि अब लोगों को तवज्जो देनी चाहिए और जो लिखने वाले हैं वो खुल के लिखें इसके बारे में। आखिर हम कब आवाज़ उठाएंगे? डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक पूरी बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का ज़िक्र किया है। मैं अब इसके हवाले से अगर आपसे सवाल करूं कि नावल निगार के तौर पर क्या आपको ये महसूस होता है कि आपका ये नावल ज़्यादा दूर तक जाना चाहिए था, इसका तर्जुमा होना चाहिए था और उसको उतने पढ़ने वाले नहीं मिल सके या नहीं मिले जितना कि मिलने चाहिए? ये एहसास कभी होता है कि इसको दूसरी ज़बानों में तारुफ़ और तर्जुमा भी होना चाहिए? जी हाँ, मुझसे ज़्यादा कुछ पढ़ने वालों ने कहा कि ये सबसे पहले तो जो मेरा पहला नावल था अरब अल-आसिफ़ा, उसके बारे में लोगों ने कहा कि उसका तर्जुमा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ और ज़ाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद हब्स के बारे में कहा गया और हब्स के बारे में ज़्यादा शिद्दत से कहा गया कि इसका तर्जुमा होना चाहिए। और मेरे नज़दीक इस तर्जुमे की अहमियत सिर्फ इतनी थी कि ये बात कहीं आगे तक तो पहुँचे, अंग्रेज़ी के ज़रिए और अरबी के ज़रिए। दो हज़रात हैं, दो
उर्दू दाँ हैं, शौहर और बीवी काहिरा यूनिवर्सिटी में, अल अज़हर यूनिवर्सिटी में। उनको मैंने इसी इरादे से किताब भिजवाई थी कि शायद वो समझें कि इस किताब में चाहे वो सही तरह कहा गया हो, आर्टिस्टिक वैल्यू उसकी कुछ भी ना हो, लेकिन वो बात दूसरों तक पहुंचाने वाली है और वो उसको अरबी में तर्जुमा करके अरब दुनिया में फैलाएं, ताकि किसी तरह वो जो वहाँ के शहंशाह हैं और सुल्तान हैं सारे फैले हुए, उनको कुछ तो पता चले कि क्या हो रहा है और उनके एतमाद और उनके ताउन से हो रहा है उस मुल्क में सब कुछ। लेकिन वहाँ से भी किसी ने उस पर दिलचस्पी नहीं ली। अंग्रेज़ी में दिलचस्पी लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता था इसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़िक्र भी किया है, हमारे यहाँ ये तो बात होती रही है कि अच्छे नावल नहीं लिखे जा रहे, हालांकि अब कुछ नावल लिखे जा रहे हैं, छप रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई शख्स अगर नावल लिखता है, उसमें बहुत वक्त लगाता है, तो उसको नावल लोगों तक पहुंचाने में खासी मुश्किल होती है। इसके बारे में आप कुछ कमेंट करेंगे? आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको उर्दू में एक नावल की सूरत हाल के लिए ये मामला नज़र आता है? मतलब ये है कि नावल बाहर तो खैर बाद में पहुंचेगा, ख़ुद पाकिस्तान में शायद एक शहर के ही के एक मोहल्ले से दूसरे में नहीं पहुंच पाता। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये पढ़ने वालों की कमी है या बेचने वाले जो हैं वो उन नावलों को रखते हैं अपने यहाँ जिनकी बिक्री ज़्यादा है। तो जाहिर है ये नावल ज़्यादा बिकने वाले नावल तो नहीं थे। बहुत मुख्तसर जवाब आपने दिया। कुछ इस सूरत हाल के बारे में और बताएं कि इसको कुछ तब्दील किया जा सकता है, करने की ज़रूरत महसूस होती है, या लोग नावल लिखना छोड़ दें? इसको यदि ये अगर मसला है तो इसको कैसे हल किया जाए ये मेरे जहन में नहीं है। ना ही उर्दू किताबें, ख़ास तौर से अदबी किताबें ख़रीदने की आदत है हमारे पढ़ने वालों को, और ना ही वो किताबें ज़्यादा तादाद में छपती हैं। मुझे अभी ताज्जुब हुआ, दिल्ली से मेरी या प्रेमचंद मरहूम की किताब छपी, मंगलसूत्र, फिर से दूसरी दफ़ा छपी है, और जब अंदर खोल के देखा तो उसकी तादाद थी कुल 400। तो वो 400 कितने लोगों तक पहुंचती है और कितने ख़रीदेंगे उसको, इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। ये सूरत हाल जब इंडिया में है तो यहाँ उससे भी ज़्यादा बदतर सूरत हाल है कि किताबें छपती हैं 500-600 की तादाद में, तो उनके वो कितनों तक पहुँचती हैं। ये अजीब बात है कि उसके बावजूद हम ये शिकायत करते हैं कि नावल लिखे नहीं जाते। जब लिखे भी जाते हैं तो उनका लोगों तक पहुंचना बाज़ दफ़ा महाल हो जाता है, और आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत छोटी तादाद में ये ऐसा होता है। इतनी छोटी तादाद में कि बाहर के जो मुल्कों के प्रेस हैं वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं होंगे कि क्या कोई किताब 500 की तादाद में भी छापी जा सकती है या 5000 की तादाद में। फिर हमारे यहाँ के ज़्यादातर पढ़ने वाले अब जो हैं, या तो वो पॉपुलर लिटरेचर की खू है उनमें, और या ये कि वो सब के सभी अब इंग्लिश नावल पढ़ रहे हैं, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश फिल्में देखते हैं। तो वो एक तरीके से लगता है कि जैसे उर्दू दुनिया हमारे हाथ से जा रही है और हम उसे देख रहे हैं। आप कुछ इस नावल का हिस्सा पढ़ेंगे? आप टीचर निकाल देंगे तो पढ़ दूँगा, वरना नहीं। मेरे पास किताब यहाँ है। आपके पास है किताब? नहीं, मेरे पास नहीं। तो फिर आप कुछ और बात कहना चाहते हैं? नहीं। मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, कुछ आपके अफसानों का जिक्र नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आपकी अफसाना निगारी का भी जिक्र होना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत जिक्र होना चाहिए। तो ये अफसाने लिखने का और नावल लिखने का जो फ़र्क है, ये आपको लिखते वक्त ये महसूस होता है, या आप ये जहन बना के लिखते हैं कि मैं नावल लिख रहा हूँ और वो अमल कुछ मुख्तलिफ होता है? थोड़ी सी इसकी वजाहत आपकी। नहीं, ये चीज़ जो है ये मेरा ख्याल है कम से कम मेरे बस में नहीं है कि अब क्या होगा। अब मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसके दरमियान में कोई चीज़ मुझे किसी रिसाले के लिए लिखनी पड़ गई, वो मैंने लिखी क्योंकि दिल चाह रहा था कि इस मौजू पे लिखना चाहिए। और वो मौजू है, उसका टाइटल मैं आपको अगर बताऊं तो शायद आपको दिलचस्पी होगी। ख़ास ममालिक, ख़ास हुकूमतें, ख़ास मरीज़ और ख़ास इलाज।
ये एक मज़मून का जो मुख्तसर सा मज़मून है वो मैंने रात ही मुकम्मल किया और वो पहुंच भी गया अपनी जगह पे और इंशाल्लाह छप भी जाएगा। तो ये मेरा इरादा नहीं था, बस ख़यालात पैदा हुए कि लोग किस किस्म का इलाज चाहते हैं और वो होता है। इस मज़मून से पहले मैं लिख चुका था कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को, जो ख़ास लोग हैं, उनको यहाँ का इलाज नहीं भाता है, ना यहाँ के हॉस्पिटल, ना यहाँ की नर्सें, ना यहाँ के डॉक्टर। लेकिन ये चीज़ जो है, और उसको मैंने तफसील से लिखा और उसे पसंद भी किया गया। जो मौजूदा मज़मून गया है 3 सफ़े का है, छोटे 3 सफ़े, तो उसमें मैंने कहा कि ये सिर्फ़ इन मुल्कों का नहीं, हमारे ही मुल्क का नहीं है, ये और मुल्कों में भी है ये चीज़ कि ख़ास मुल्कों में ख़ास इलाज होता है ख़ास लोगों का। तो इस सिलसिले में हम 2 हज़रात को लेते हैं कि उनको आखिरी दौर में क्या इलाज मिला था। नंबर 1 है माओ ज़ेडुंग, जिनको लोग माओ ज़ेडुंग कहते हैं। उनका आखिरी इलाज, उनको आखिर उम्र में पै दर पै दिल के हमले होते रहे थे और बिल आखिर जो उनको मर्ज़ हुआ था आसाब का, एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, तो उसका इलाज वैसे भी दुनिया में नहीं है। तो उसके लिए वहाँ पे शायद 24 माहिरीन फ़न बीजिंग में मौजूद थे और 48 या 50 के करीब नर्सें जो स्पेशलाइज्ड इस फील्ड में थी। बहरहाल इलाज होता रहा और जब वो इलाज नाकाम हो गया तो उनका कि शायद कोई और चीज़ इससे बेहतर आ सकती हो, तो उनकी नज़र ऑस्ट्रिया पे पड़ी, वियना, जो कि सेंटर है न्यूरोलॉजी का और साइकेट्री का। तो उन्होंने लिखा, वहाँ से एक ताइफा माहिरीन फ़न का आया, उनको खुशामदीद कहा गया, बीजिंग में वहाँ ले जाया गया जहाँ माओ अस्पताल में थे और उनको उस कमरे में बिठाया गया जो माओ के कमरे से मुत्तसिल था और उनके सामने सारा रिकॉर्ड रख दिया गया कि ये टेस्ट हुए हैं, ये बीमार की हिस्ट्री है, ये उसके इलाज की हिस्ट्री है। अब आप गौर फरमाइए कि क्या कहना। उन्होंने पढ़ा, उसको आपस में मशवरा किया और वहाँ के डॉक्टरों से मशवरा किया। उसके बाद उन्होंने सर हिला के कहा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। चुनांचे ना उन्होंने ये कहा कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाए, वो आप मरीज़ नहीं दिखाएंगे, ना इन्होंने कहा कि आप मरीज़ को नहीं देखेंगे। उनको खुदा हाफिज़ कहा गया और माओ जो मौतें उनकी बेहतरीन शराब है वो नहीं, मेरा ख्याल है शैम्पियन की बहुत सी बोतलों और फीस के साथ उनको खुदा हाफिज़ कह दिया गया। ये तो वाकई एक पूरे नावल का मौजू बन सकता है। नंबर 2, अब इसके बाद हम आते हैं सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बारे में। सोवियत यूनियन के ख़ात्मे को बहरहाल एक प्रोसेस था जो लेके आया था और उसमें जो आखिर में सेंट्रल रोल अदा किया वो येल्त्सिन ने किया, बोरिस येल्त्सिन जनाब। उन्होंने गोर्बाचेव को घेर लिया और वो सोवियत यूनियन का ख़ात्मा हो गया, वक्ती तौर से ही सही, और रशियन फेडरेशन वजूद में आ गई। येल्त्सिन साहब जो थे, येल्त्सिन साहब जो थे वो बहुत ही उदासी का शिकार थे, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। बाज़ ज़माने में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे और सियासी अमल जारी रहता था। चुनांचे उनको शराब पीने की आदत पड़ गई, जो अक्सर इस मर्ज़ के लोगों को पड़ जाती है आदत, अपने मूड पे काबू पाने के लिए। वो पीते थे और इस हद तक पीते थे कि अक्सर रोपोश हो जाते थे। अमेरिका ने उनको खुशामदीद किया, लेकिन जब वो वहाँ गए तो लेक्चर के लिए जाते वक्त वो ड्रंक थे पूरी तरीके से। वहाँ से वापस आते वक्त गालिबन ग्लासगो में उनका जहाज़ ठहरा, लेकिन वो वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे और सियासतदान मौजूद थे, लेकिन वो उतर के नहीं आ सके। खैर बिल आखिर ये तय पाया कि इतने हार्ट अटैक्स के बाद और इनकी दिमागी हालत के इनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ख़त्म करना है सेशन अब ख़त्म करना है। मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ। वो तो बात तो बीच में ही रह गई। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो जो ऑपरेशन टीम उनकी बेहतरीन बैठी, उन्होंने अमेरिका से माइकल डेबैकी को बुलाया जो उस वक्त के सबसे बड़े और इस इलाज के बानी थे। वो बैठे रहे वहाँ पे, देखते रहे कि ऑपरेशन हो रहा है या नहीं, और जब ख़त्म हो गया तो उनकी तरफ देखा गया कि क्या रहा है, तो उन्होंने गालिबन ये किया होगा कि बेहतरीन इलाज रहा।
उनको भी मरीज़ को नहीं दिखाने दिए हाथ लगाने दिया गया और फीस और शैम्पेन की बोतलों के साथ रुखसत कर दिया गया। तो ये उनका तरीक़ा था इलाज का, हमारे यहाँ किसी और तरीक़े का है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस है कि बात पूरी नहीं हो सकी। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी कहीं किसी वक्त मौजूद रहेगा। मैं आपका ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, जो ऑडियंस यहाँ मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये नावल ए फलक नाइंसाफ़ लोग पढ़ेंगे और इस नावल के साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।